जय गुरुदेव, आप सबका स्वागत है इस वीडियो प्लेलिस्ट सीरीज़ में जिसका नाम है योर ग्रे स्टोरी। और आज हमारे साथ है प्रशांत राजौरी जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग के सीनियर टीचर है। और ये पीछे जो विशालाक्षी मंडप बन रहा है वो बनाने में उनकी काफ़ी बड़ी भूमिका रही। 1993 में आपने कोर्स किया, राइट? यू आर स्टडिंग इन IIT पवई केमिकल इंजीनियरिंग। वहाँ से स्पिरिचुअलिटी का इंक्लिनेशन पहले से था आपका? स्पिरिचुअलिटी का इंक्लिनेशन तो था ही पहले से। जब मैं 6 साल का था तब किसी मंदिर में गया था, तो वहाँ वो गीता सार बांट रहे थे, तो वो पढ़ रहा था। पढ़ने में मेरे को कुछ अच्छा लगा मन में। मेरा 12th स्टैंडर्ड तक मैं रेगुलरली रोज़ सुबह एक बार, वो मेरी घर 2 फ्लोर का है तो सीढ़ियों से नीचे उतरता था, तो सामने ही दीवार पे चिपका के रखा था मैंने। अच्छा। तो सीढ़ी से उतरते उतरते पहले वो पढ़ूंगा और फिर मैं नीचे आऊँगा। तो एक आदत बन गई, तो उससे फिर वो एक थॉट प्रोसेस बिल्ड हुआ ही। ग्रेट। सो पहला कोर्स मैंने दादर में किया। सो उस वक्त क्या बोल के आपको कोर्स के लिए कन्विंस किया था? खुर्शीद बाटली वाला बाबा मेरा दोस्त था। अच्छा। हम एक ही फ्लोर पे रहते थे, तो अच्छा। उसने कोर्स लगभग 1 सवा महीने पहले कोर्स किया था। तो उसने बोला बहुत अच्छा कोर्स है, तुम करो। तो कोर्स बाबा ने बोला है तो कोर्स करेंगे, लेकिन वो पैसे, हॉस्टल में रहते थे तो पैसे का हमेशा एक कंस्टेंट होता था जी। और मम्मी पापा से पैसे मांगना नहीं था। सेमेस्टर की जब शुरुआत थी जनवरी में, तो घर से मैं निकल रहा था, तो वो उन दिनों मेरे भी जितने भी कज़न्स हैं, चाचा और ताऊ है, वो मेरे को हाथ में कुछ पैसे दे देते कि पॉकेट मनी के लिए जा रहा हूँ। तो किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, तो लगभग 400 रुपये इकट्ठा हो गए। कोर्स की फ़ीस थी 300 रुपये। तो ट्रेन में मैं बैठा तो मैंने यही सोचा कि चलो ये कोर्स कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो कोर्स कर लेते। हॉस्टल पहुंचा, IIT पहुंचा तो बाबा उधर गेट पे ही मिल गया। तो बाबा बहुत प्यार से ले गया, बोला कोर्स कर लो। तो मेरे मन से उसको हाँ बोलने का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर अचानक बाबा ऐसा मेरे को देख के बोलता, देख ये कोर्स नहीं करेगा तो मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। अच्छा। तो फिर मैंने बोला हाँ मैं करूँगा कोर्स। राजश्री पटेल ने मेरा पहला कोर्स किया। वेरी नाइस। व्हेन डिड यू मीट गुरुदेव फॉर द फर्स्ट टाइम? 7-8 महीने बाद, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में गुरुजी बॉम्बे आ रहे थे। अच्छा। तो उसके पहले गुरुजी की फ़ोटो तो देखी थी, लेकिन फ़ोटो बस, वो कुछ ये नहीं। वो गुरुजी आने के लिए बॉम्बे में 2 अलग अलग जगह पे कोर्स ऑर्गेनाइज़ किया था। तो लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि 2 दिन का कोर्स है, एक दिन गुरुजी एक कोर्स में आएंगे, दूसरे दिन दूसरे कोर्स में जाएंगे। तो कौन से दिन कौन से कोर्स में आएंगे किसी को पता नहीं था। अच्छा। तो मैंने काफ़ी लोगों को एनरोल किया, 7-8 लोगों को एनरोल करके लेके गया। मैं भी रिपीट करने के लिए बैठ गया। तो पहले दिन ही गुरुजी आ गए। तो पहला जो दर्शन था वो तो थोड़ा अद्भुत ही था। फ़ोटो देखा था, लेकिन फ़ोटो में ऐसा कुछ अनुभव हुआ नहीं। तो अचानक मैं हॉल के पीछे में बैठा था, साइड के एंट्रेंस से मैं गुरुजी को देखा कि एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि कोई ज़मीन पे नहीं चल रहा है, वो ऐसे फ्लोटिंग चलते हैं। और वो पूरे उनके चारों ओर वाइट लाइट थी। तो ऐसा लग रहा था कि कोई लाइट चल रही है, वो नहीं चल रहे हैं। तो वो देख के मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया कि कभी कोई ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा नहीं कि जो ऐसा उसके आसपास इतनी लाइट दिखे और वो चलते आ रहे हैं ऐसा। तो मैं तो सोचा था कि उसके पहले मैं काफ़ी साधु संतों को मिला था। पिताजी एक मंदिर के ट्रस्टी थे, तो आसपास लोगों की भीड़ होती थी। लेकिन यहाँ मैं देखा कि गुरुजी अकेले आ रहे हैं। तो वो एक आश्चर्य लगा कि इतना तेज, इतना ये सब कुछ है, प्रताप है, लेकिन फिर भी वो अकेले आ रहे हैं। तो वो एक सादगी हिट हुई मुझे कि ये तो कुछ अलग लग रहा है। एंड व्हाट वाज द फर्स्ट कम्युनिकेशन विद गुरुदेव? कम्युनिकेशन तो वो आंखों ही आंखों में कम्युनिकेशन था, ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं। वो कोर्स में आए, वो कम से कम 1 घंटा रहे सेशन में, और वो 1 घंटे में भी कई बार मेरे पास देखे आंखों आंखों में। तो मैं उनको देखता जाता था, वो मेरे पास देखते जाते थे। तो कुछ कनेक्शन था, वो लग रहा था। बात तो कुछ हुई नहीं। कोर्स का सेशन जब ख़त्म हुआ तो गुरुजी कहीं गए, तो बाबा ने मेरे को खींच के लेके गया कि चल जाते हैं। तो जिस हॉल में हम गए थे, तो वहाँ वो लगभग 40 बाई 20 का हॉल था। अच्छा। एक साइड पे गुरुजी बैठे थे और बाबा और एक और कोई टीचर थे, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन। वो दोनों एकदम गुरुजी के पैर के पास जाके बैठ गए। और मैं गुरुजी के पास पहली बार गया था, तो तीसरा व्यक्ति मैं था, लेकिन मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड में जाके बैठ गया। कि मुझे लगा कि वो सब कुर्सी वगैरह सजा के रखे हैं, तो बहुत सारे लोग आने वाले, मैं पीछे रहता हूँ। गुरुजी ये दोनों से बात करते रहे और ये दोनों से बात कर रहे थे, मेरे पास देख रहे थे। तो मैं सोचा कि लोग आएंगे, लेकिन लोग आए नहीं। 10-15 मिनट बीत गए, आधा घंटा भी हो गया, लोग आए नहीं। फिर गुरुजी कुछ तो वो फिज़िक्स और चेरनोबिल में जो हादसा हुआ उसको लेके कुछ बता रहे थे। तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, तो वो उधर से कुछ बातें सुनाई दे रही थी, कुछ नहीं सुनाई दे रही थी। तो मैं उठ के खड़ा हुआ और आधे रास्ते पे जाके बैठ गया कि वहाँ से मैं सुनूंगा।
तो फिर गुरुजी धीरे धीरे इनसे बात कर रहे थे, फिर अचानक कुछ थोड़ा सा ज़ोर से बोले तो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं और आगे चला गया। तो फिर मैं सोचा कि जहाँ बाबा ये बैठे हैं उनके पीछे मैं जाके बैठ जाता। तो जैसा मैं बैठा उधर जाके, तो गुरुजी बोले चलो जाने का टाइम हो गया, और निकल गए। तो उसके बाद गुरुजी के पीछे पड़ा हूँ। उनका तड़प उन्होंने इंश्योर किया। तो उस शाम को मेरा तो प्लान यही था कि मैं गुरुजी का दर्शन करूँगा, कोर्स का टाइम खत्म हो जाएगा, मैं शाम को वापस IIT लौट जाऊँगा। हाँ। फिर शाम को सत्संग था, तो सत्संग के लिए फिर जहाँ सत्संग था सत्संग के लिए गया। वही बात चली, गुरुजी देखते रहे। मैं थोड़ा सा अभी इतने बार गुरुजी देखने के बाद मैं भीतर से थोड़ा सा टाइट फील कर रहा था कि मुझे बार बार क्यों देखते जा रहे हैं, कि ऐसा क्या है। वो एक अपनापन तो लग रहा है, लेकिन क्यों ऐसा बार बार देखे जा रहे हैं। और देख के वो मुस्कुराते थे, वो अपने आंखों से ऐसा इशारा करते थे, और अंदर एक टाइटनेस आता था कि ये क्या चल रहा है। तो मेरे मन में बचपन से 2 प्रश्न थे, और मेरे को ऐसा लगता था कि वो प्रश्न मेरे अंदर लॉक की तरह है। कोई व्यक्ति आके वो उत्तर देगा और वो लॉक को खोलेगा। तो किसी को प्रश्न पूछने की इच्छा नहीं हुई कभी, क्योंकि कभी ऐसा इतने पास गया, तो लोगों के पास गया, तो कभी ऐसा लगा नहीं कि वो मेरा जवाब दे सकते हैं। तो सत्संग में क्वेश्चन आंसर्स गुरुजी का शुरू हुआ, तो 4-5 आंसर सुन के मेरे को लगा कि गुरुजी ये जवाब दे सकते हैं, तो मैं प्रश्न पूछता हूँ। लेकिन थोड़ा सा शाय था कि पूछूँ नहीं पूछूँ, एकदम छोटा सा बच्चा, बाकी सत्संग में सब बड़े बड़े लोग। तो अचानक पता चला कि गुरुजी तो मेरे पहले प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। तो जवाब जैसे ख़त्म हुआ, फिर मेरे पास आंखों में देखते और पूछते समझे क्या। तो मैं तो घबरा गया कि मन की बात कैसे पहचान ली इन्होंने। हाँ, मैं तो पूछने वाला था ये प्रश्न, जवाब ही दे दिया। तो अगले 10 मिनट तो मैं एकदम नीचे सर झुका के बैठा रहा कि ये आदमी डेंजरस है, अपने मन के विचार भी पकड़ लेते हैं। तो फिर बाकी जो जवाब चल रहा था, जो बोल रहे थे, वो सुन रहा था, मन में कहीं जगह बन रही थी। तो मैं सोचा कि अभी दूसरा प्रश्न भी पूछ ही डालूँ, कि एक का तो जवाब मिल गया। तो पूछने के पहले ही फिर से गुरुजी ने दूसरा भी जवाब दिया, और फिर मेरे पास देखकर बोलते समझे क्या। अच्छा। तो फिर तो मैं पूरा की पूरा टाइट, हाँ पूरा टाइट हो गया। तो घर गया, गुरुजी का 3 दिन का विजिट था। तीनों दिन सत्संग जहाँ थे, वो IIT सैटरडे संडे था, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो सैटरडे संडे सब जगह गया गुरुजी के साथ। और फिर मन में यही था कि गुरुजी को ये पूछना था कि ये 2 प्रश्नों के जवाब आपको कैसे, मेरे प्रश्न कैसे पता चले। तो एडवांस कोर्स किया नहीं था, तो दिसंबर में मैं एडवांस कोर्स करने के लिए आया, और मन में यही था कि गुरुजी को जब भी मौका मिले तो गुरुजी को पूछूंगा, गुरुजी आपके मेरे प्रश्न के जवाब कैसे पता चले, मैंने प्रश्न कैसे पता चले। तो आया, सुबह ट्रेन 8:30-9 बजे पहुंची, आश्रम 10:30-11 बजे पहुंचे, जो भी थे हाउसिंग में रूम दिया, तो रूम गया, फटाफट नहाया, नीचे आया कि गुरुजी को कैसे पहले मैं मिलूँ और पूछूँ कैसे। तो जैसे मैं नीचे आया रिसेप्शन में, तो गुरुजी वहाँ खड़े थे। तो गुरुजी किसी से बात कर रहे थे, तो मैं उस व्यक्ति के साइड में जाके गुरुजी के पैर छुआ और उस व्यक्ति के साइड में जाके खड़ा हो गया। तो गुरुजी उस व्यक्ति से बात कर रहे 3-4 मिनट बात किए होंगे। तो मेरे पास मुड़कर देखते और बोलते तू आ गया। अच्छा। और वो जिस हिसाब से बोले कि तू आ गया, तो ऐसा लगा कि वो प्रतीक्षा कर रहे थे आने की। तो मैंने कहा जी गुरुजी। तो वो अभी मैं सोचा कि मेरा मौका है प्रश्न पूछने का, तो मैं पूछने ही वाला था, तो मुझे सब कुछ पता है, तुझे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही बोल दिए। तो मैं तो और ये हो गया कि ये भी पूछने वाला, ये भी पता है। तो फिर उसके बाद चलता रहा, एडवांस कोर्स किया, बहुत अच्छा लगा। उन दिनों का एडवांस कोर्स अलग था, वो ओल्ड मेडिटेशन हॉल में सिर्फ 25 लोग थे। अच्छा। ना कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, ना कुछ था। गुरुजी आके एक मेडिटेशन कराते थे सबको। अच्छा। तो एक मेडिटेशन गुरुजी के साथ किया। उन दिनों सुबह 5 से 6 योगा सेशन के पहले वो एक मॉर्निंग मेडिटेशन गुरुजी कराते थे। तो 1 घंटे का मॉर्निंग मेडिटेशन, उसके बाद योगा सेशन, कोई टीचर कराएगा योगा सेशन, फिर 10:30-11 बजे सेशन होगा, एक लंबा सा हॉल एंड एम्प्टी चलेगा। तो पूरा की पूरा मेडिटेशन का कोर्स, एडवांस कोर्स पहली बार गुरुजी के साथ किया। तो वो कब किया आपने एडवांस कोर्स? दिसंबर 1993। तो उसी साल आपने कर लिया? हाँ, तो जनवरी में हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, सितंबर में गुरुजी को मिला, दिसंबर में। तो पहली बार जब आश्रम आए तब कैसा रहा? गुरुदेव आश्रम घुमाए या क्या क्या हुआ? आश्रम घूमने के लिए कुछ था ही नहीं। एक वो नीचे एडमिन ब्लॉक से ऊपर गौरी शंकर तक, वो जो गणेश मूर्ति है वो एडमिन ब्लॉक। हाँ, तो उधर से गणेश मूर्ति भी काफ़ी बाद आई। अच्छा। तो अभी वो 2003-2004 में आई। अच्छा। तो एडमिन ब्लॉक जहाँ वो चेयरमैन ऑफिस है, वो सब VVK का, उसके साइड में एक सीढ़ियाँ ऊपर जाती है। तो वो सीढ़ियाँ थी डायरेक्ट सुमेरु मंडप के, वो हिल तक ऊपर तक आती थी। तो उतना ही तो आश्रम था, गुरुजी का कुटीर इस तरफ था बस। और सुमेरु मंडप बना नहीं था उस वक्त? सुमेरु मंडप जस्ट बनना शुरू हो रहा था। अच्छा। यानी पहले टाइम हम आए तो बना नहीं था। और बाकी कुटीर कैसे थे आपके? सब राउंड कुटीर थी। मैं गौरी में शायद रहा था। गौरी में शंकर में पता नहीं।
So 25 people in your advanced course. 25 people in that. So then after first advanced course you went back. हाँ, तो ये एट द एंड ऑफ द एडवांस कोर्स साइलेंस खोला, साइलेंस खोलने के बाद फिर गुरुजी ने डांस मेडिटेशन कराया, तो सबको बोला कि आंखें बंद करके बैठ जाओ। हाँ। फिर वो आए और एक एक व्यक्ति को उठा के हाथ से उठाया उन्होंने और एक एक को डांस करने लगाया कि हाथ ऐसा घुमाते थे और फिर छोड़ देते, फिर दूसरे व्यक्ति को उठाते थे जो बैठा हुआ है। हाँ। उसको करते थे। तो मैं पाँचवा या छठा था, मेरे को उठाया और उन्होंने ऐसा 2 बार किया और ऐसा छोड़ा, तो उसके बाद अनकंट्रोलेबली मैं गोल गोल घूम रहा था। अच्छा। तो हैप्पीनेस, मैंने जब बेसिक कोर्स किया था राशि के साथ, तो राशि थोड़ी सी स्ट्रिक्ट टीचर थी। तो उसका इंस्ट्रक्शन ऐसा था कि वो आंखों में देखना तो आंखों में ही देखना, वो इतना स्ट्रिक्टली करवाती थी। और डांस करना तो बिल्कुल आंखें नहीं खोलना, ये नहीं करना, है ना। तो वही इंप्रेशन से मैं ये डांस कर रहा था। तो मेरा यही अंडरस्टैंडिंग था कि कोई आंखें नहीं खोल रहा है उधर, तो मैं अनकंट्रोलेबली डांस कर रहा था। फिर सडनली मैं ऐसा ऑब्जर्व किया कि मैं एक कोई महिला से जाके टकरा गया और वो महिला हो हंस रही थी। तो मैं बोला कि यार महिला से टकरा गया, ऐसा नहीं है। तो मैं बोला कॉन्शियसली मैं उस जगह से दूर जाने लगा और उस जगह से दूर गया, लेकिन आधे मिनट में फिर से वही उसी महिला से जाके मैं टकराया। अच्छा। तो ऐसा 4-5 बार हुआ। हाँ। तो 4-5 बार जब हुआ तो मैं सोचा कि मन में सोचने लगा कि ये महिला तो सोचते रहेगी कि मैं इसके पीछे पड़ा, जानबूझ के कर रहा हूँ। तो अगली बार मैं गया, फिर से वही महिला से टकराया, तो मैं ऐसा ये गिरने का नाटक किया कि कंट्रोल नहीं है। और ये क्या हो रहा था कि वो महिला से जब मैं टकरा रहा था, तो टकराने के जस्ट पहले वो महिला हंसती थी। मतलब ये महिला आंखें खोल के क्यों, आंखें खोलना, हाँ आंखें खोलना तो अलाउड नहीं है। हाँ। फिर मैं 5वें-6ठे बार जब टकराया तो गिर गया। हाँ। गिर गया तो आंखें खोला तो देखा वो महिला नहीं थी, गुरुजी थे। तो गुरुजी का भी आवाज़ थोड़ा सा बारीक है ना। हाँ। तो फिर गुरुजी मेरे से कुछ कन्नड़ा में बोल रहे थे, मेरे को कन्नड़ा तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ। लेकिन मैं इतना घबरा गया कि मैं 5-6 बार गुरुजी से टकरा गया। तो जैसे गुरुजी ने मेरे को छोड़ा, आंखें बंद करके बहुत दूर जाके फिर डांस करने लगा। तो एक एक्सपीरियंस हुआ। एडवांस कोर्स किया तो अच्छा तो लगा इधर, लेकिन घर जाने के बाद, IIT जाने के बाद उसका सही एक्सपीरियंस अच्छा पता चला। ये कितने दिन थे आप आश्रम में उस वक्त? 6 दिन। पूरा पहाड़ था, नो ग्रीनरी जिस तरह से बोलते हैं? कुछ नहीं। मेरे पास पिक्चर्स भी है, दिखा भी सकता हूँ। तो एवरी ट्री, एवरी प्लांट इज प्लांटेड? पहले कुछ प्लांट्स और ट्रीज थे, बट ये एरिया में तो ज़्यादा कुछ नहीं था। कुछ नारियल के पेड़ थे, वो तो चले गए। ये जो ट्री पहाड़ नीचे का, इसमें भी कुछ नहीं था। ये सब बाद में ही प्लांटेशन हुआ। इंजीनियरिंग आपने कंप्लीट किया, देन कोई जॉब या कोई बिजनेस के बारे में आपने सोचा, या उस वक्त तक कुछ ऐसा हो गया? मेरे को बहुत सारे जॉब्स मिले। एक जॉब बॉम्बे में मिला। तो जब मैं बॉम्बे में जॉब मिला तो गुरुजी मेरे को बोले कि, मैंने पूछा कि गुरुजी मैं बॉम्बे में जॉब लूँ या पुणे में? तो गुरुजी ने कहा पुणे में जॉब लो। तो पुणे में मेरे को 2-3 जॉब्स मिले, लेकिन कुछ ना कुछ कंडीशन से मैं जॉब ज्वाइन किया नहीं। फिर मन में ये भी था कि मुझे वो जॉब थोड़ा सा कंस्ट्रेनिंग लगा कि वो टाइम पे जाना, टाइम पे आना और किसी को रिपोर्ट करना, वो मेरा वैसा स्वभाव है नहीं। मैंने ये सोचा कि अपना एक बिजनेस कर लेते। तो उसकी तैयारी कर रहा था, स्टार्टअप फंड्स वगैरह तो कुछ थे नहीं। तो उतने में शिवरात्रि का ही टाइम था, 6 मार्च। तो मेरा प्लान तो यहाँ आने का था नहीं, ऋषिकेश जाने का था, क्योंकि गुरुजी शिवरात्रि के लिए 1 दिन के लिए आ रहे थे। 7 मार्च की शिवरात्रि थी। तो अचानक किशोरदा का फ़ोन आया अपने पुणे के टीचर को कि गुरुजी ने आप दोनों को बैंगलोर आश्रम बुलाया है। तो बैंगलोर आश्रम आए तो वो पूरा दिन शिवरात्रि का मैं गुरुजी के साथ ही रहा। जैसे पूजा खत्म हुई, गुरुजी मेरे को बुलाए, दिन भर कुटी में रखे, और 8 तारीख को सुबह वो जा रहे थे। तो मैं भी अपना लगेज लेके निकला, क्योंकि 2-3 दिन में मुझे भी ऋषिकेश जाना था। तो मैं लगेज लेके गया गेट पर, तो गुरुजी की गाड़ी में बैठे थे, गुरुजी भी निकल रहे थे, और गुरुजी के पीछे कार में 3 सीट खाली थी। मैं सिटी जा रहा था, उन दिनों ट्रांसपोर्टेशन इतना आसानी से मिलता नहीं था सिटी जाने के लिए। तो मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आपके पीछे कार के पीछे सीट खाली है, तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ क्या सिटी तक? तो गुरुजी मेरे पास ऐसे देखे कि तू कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो बोले नहीं तुम्हारा तो लगेज होगा नहीं। मैंने नहीं गुरुजी लगेज तो पीछे ही है। तो बोले ठीक है आ जाओ, बैठ जाओ, गाड़ी में बैठो। फिर विनोद जी और स्वामी सद्योजाता, ये दोनों को गुरुजी बैठा दिए गाड़ी में। फिर वो स्वामी सद्योजाता वो टाइम आश्रम का सब देखभाल वगैरह करते, तो उन लोग आश्रम के बारे में बात कर रहे थे। एक इधर हल्का सा एक चक्कर लगा कार से, और फिर कनकपुरा रोड पे सिटी की तरफ जाने लगे। तो गुरुजी बोले थे हमारे को आश्रम में कैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, जो सॉफ्ट भी है, जो स्ट्रिक्ट भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है। तो सब बातें चल रही थी। फिर मन में एक मेरे को विचार आया कि मैं तो वो रह सकता हूँ, लेकिन 2 महीने पहले ही गुरुजी ने मुझे बोला था कि जॉब या बिजनेस जो भी है तुम्हारा वो करो। तो मैंने बोला गुरुजी ने तो ये बोला है, तो अभी मैं तो आउट हूँ। तो मैं सुन रहा था। फिर वो आगे को गुबलाला गेट का पेट्रोल पंप है, उधर पेट्रोल के लिए भराने के लिए गाड़ी रोकी। तो गुरुजी मेरे पास मुड़ के देखते और बोलते कि तुम्हें
आश्रम में रहना है क्या? तो मैंने बोला कि गुरुजी आपने मुझे कुछ करने के लिए बोला, मैं जॉब ले सकता हूँ बैंगलोर में और सैटरडे संडे मेरा छुट्टी होता है, तो छुट्टी के टाइम में आश्रम में सेवा कर सकता हूँ और बचा हुआ टाइम में जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि गुरुजी मेरे को जॉब करने के लिए बोला। तो फिर बोले, तो मैंने बोला गुरुजी आप ऐसा है कि मेरा ऑफिस तो शाम को 5-6 बजे तक होगा, फिर 6 बजे के बाद जो भी है 11-12 बजे तक जो भी सेवा करना है वो वीकडे पे करूँगा, सैटरडे संडे फुल टाइम सेवा करूँगा। फिर बोले, फिर मैंने फिर गुरुजी को ऐसे ही बोला कि गुरुजी आपने मेरे को जॉब करने के लिए बोला है, इसीलिए मैं जॉब कर रहा हूँ, नहीं तो मैं रह सकता हूँ आश्रम में। तो गुरुजी बोले हाँ ठीक है। फिर पूछे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, तो मैंने बोला मम्मी पापा को तो एक आइडिया है कि ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने कहा आश्रम आ जाओ। तो फिर पहले तो बोले 1 महीने के लिए आओ, क्योंकि सब ऋषिकेश जा रहे थे, तो बोले 1 महीने के लिए रहो आश्रम में, फिर देखते हैं। तो 1 महीना रहा, फिर जब आए गुरुजी तो मेरी टिकट भी बुक कर दे जाने की वापस। तो वो स्वामी ब्रह्मतीर्थ जी और विक्रम जी दोनों सिंगापुर जा रहे थे, उनको डिवाइन शॉप बॉम्बे पहुंचाना था। तो गुरुजी बोले तुम डिवाइन शॉप भी ले जाओ और फिर घर चले जाओ। तो मैं बोला ठीक है। और फिर जैसे ही ये आया मैसेज 1 घंटे के बाद यस अंकल आ गए। यस अंकल बॉम्बे से आए। तो मैंने बोला कि आप बॉम्बे कब जा रहे हैं? तो बोले मैं कल जा रहा हूँ। मतलब आपके पास कोई चेक इन बैगेज वगैरह? तो बोले नहीं। तो मैंने बोला कि डिवाइन शॉप ले जाना है, और यस अंकल का ब्रह्मतीर्थ जी का घर बहुत पास में दादर में ही है, तो ब्रह्मतीर्थ जी को दे सकते हो? तो बोला हाँ हाँ मेरे पास तो कोई है। तो मैंने फिर गुरुजी को पूछा कि वो तो डिवाइन शॉप तो उनके साथ चले जाएगा, मेरे को जाना है क्या? तो गुरुजी बोले फिर ठीक है रुक जाओ टाइम। आपको भी इच्छा थी रुकने की? हाँ इसलिए पूछा। सो यू बिकेम आश्रमाइट। किस तरह से गुरुदेव का कम्युनिकेशन होता था उस वक्त? एंड ही वाज इन हिज 30s 40s दैट टाइम? 30s 23 हाँ 40s ये जस्ट 40s। सो उस वक्त तो इतना फॉर्मल नहीं होगा ये सब चीज़ें जितना अभी है हाँ स्ट्रक्चर फॉर्मल नहीं था, लेकिन गुरुजी के पास जाना भी इतना आसान नहीं था। गुरुजी फिर भी लोग कम थे तो भी बोलते थे कि अभी जाओ सेवा करो। अच्छा। हाँ वो सिर्फ कुछ टाइम ही आके बैठने के लिए बोलते थे। तो उस टाइम की कोई याद? यू वर हैंडलिंग आश्रम एडमिन, किस तरह से होता था? नहीं हर 2-3 दिन में गुरुजी फ़ोन करते थे जहाँ भी होते थे। तो सेल फ़ोन तो था नहीं और हमें कांटेक्ट करने का कोई साधन नहीं था, तो हर 2-3 दिन में गुरुजी फ़ोन करेंगे, पूछेंगे कैसे चल रहा है। वो 4-5 साल ऐसे थे कि जब मैं आश्रम का मैनेजर था 2002 यानी 97 से 2003 तक, 2003-2004 तक, तो वो 6 साल में अगर मैंने गुरुजी से सबसे ज़्यादा नहीं बात किया है तो वो 11 दिन है। यानी फ़ोन पे हर दूसरे तीसरे दिन बात होती ही थी। तो पूछते थे यहाँ वहाँ की, क्योंकि जितने भी टीचर्स थे तो उनका भी मैसेजेस मेरे पास आते थे, फिर सब मैसेजेस में गुरुजी को बताता था। वो टाइम पे मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी था, थोड़ा सा ये भी था, कुछ बातें मुझे आश्रम में हो रही पसंद नहीं होती थी। आश्रम का मैनेजर था तो किसी को कुछ करने के लिए बोलूँ तो बोलते नहीं गुरुजी ने हमारे को ऐसा करने के लिए बोला है। गुरुजी का नाम लेके फिर वो कोई काम नहीं करते थे। अच्छा। ना गुरुजी ने बोला हुआ काम करते थे, ना मैं बोलता हूँ वो काम करते थे। तो 1-2 बार मैं गुरुजी को कंप्लेंट भी करता था कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, और फिर मैं गुरुजी को ये भी बोलता था कि गुरुजी सब आपके वजह से है कि सब आपका नाम ले रहे हैं। तो गुरुजी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम आप बोलो कि तुम जो बोलोगे वो ठीक है। अच्छा। तो अभी 24 साल का था वो टाइम पे, तो मेरी ना दाढ़ी थी, बाल थे, बहुत यंग दिखता था। तो बहुत सारे लोग तो सोचते थे कि छोटा सा लड़का आ गया है कहीं से। तो चलता था, ये थोड़ा खींचा था नहीं उसके। मेरे को भी अगर देखे तो लोगों को हैंडल करने का स्किल नहीं था ना, यंग ही था मैं। तो एक आइडियल वर्ल्ड में था तब तक कि जो बोला है यही मानता था कि किसी को कुछ बोला तो सब करेंगे। स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड होने की वजह से हमेशा एक मन में एक ये है कि टीम का एक कैप्टन होता है। तो कैप्टन जो डिसाइड करेगा वो सब करना है। कैप्टन बदल जाए तो फिर रोल भी बदल जाते हैं। राइट। तो मैं यही सोचता था कि आश्रम मैनेजर हूँ मैं, तो लोग के मन में भी यही होगा कि सबका सुनना है, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडिया होती थी। हाँ हाँ तो बोलते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। तो उसी वक्त में आप विशालाक्षी का कंस्ट्रक्शन हुआ शुरू हुआ 99 में 2 साल हुए। 2 साल में वो किया। उसका क्या स्टोरी है? इट इज आल्सो देयर इन अमर चित्र कथा। बहुत सारी स्टोरीज है विशालाक्षी मंडप में। सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि मैं विशालाक्षी मंडप का इंचार्ज हूँ। अच्छा, यू वर केमिकल इंजीनियर? केमिकल इंजीनियर। मैं तभी आश्रम का एडमिनिस्ट्रेटर था। तो बिल्डिंग बन रही है, तो मेरा जॉब था कि उनको जो सर्विसेज वगैरह चाहिए वो मैं पहुँचा दूँ। इलेक्ट्रिक